दोस्तों कैसे हो आप सभी यार। देखो मन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वीडियो नहीं आ रहा, लेकिन भाई आप मानो या ना मानो जो समझाने का या मेरे को लिखने का तो टाइम है ना, वहाँ टाइम ही नहीं मिलता। वैसे तो मैं काम करता हूँ गैराज पर, सुबह जाता शाम को आता हूँ, शाम को नहीं रात के 9 बजे, और तब भाई वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करोगे कि मैं आगे बढ़ूंगा। तो देखते हैं स्वर्ग की लड़ाई के एपिसोड में क्या होता है। बोर्न ट्रांसफॉर्मिंग सिटी तियानबेई शहर से छोटा नहीं था, हालांकि यह तियानबेई शहर से काफी दूर था। यह विंड लाइटनिंग पैवेलियन के प्रभाव से बमुश्किल बाहर था। इस शहर पर बोर्न ट्रांसफॉर्मिंग गेट नामक गुट का नियंत्रण था। इसके नीचे कई अन्य गुट थे, लेकिन उन सभी को बोर्न ट्रांसफॉर्मिंग गेट से मुकाबला करने में कठिनाई हुई। इसके अलावा यह बोर्न ट्रांसफॉर्मिंग गेट से नियमित तरीके से काम करता, हालांकि यह शेयर के हिस्से पर कब्जा कर लेता था, लेकिन यह मौजूद सभी मुनाफे को निगल नहीं पाता था। इसलिए ये इन वर्षों के दौरान हमेशा बोर्न ट्रांसफॉर्मिंग सिटी का अधिपति रहा था। शायद ही कोई गुट खड़ा होकर उन्हें चुनौती दे पाता। बोर्न ट्रांसफॉर्मिंग गेट के प्रमुख ने पानी से जुड़ी क्यूई विधि का अभ्यास किया, और वह थोड़ा असामान्य था। छिपी हुई शक्ति अनजाने में उसके प्रतिद्वंद्वी के शरीर में प्रवेश कर जाती थी, इससे पहले कि वह धीरे धीरे फैलती। अगर कोई इस शक्ति से मारा जाता तो उसकी हड्डी भी कमजोर होने के लक्षण दिखाती। इसलिए बोर्न ट्रांसफॉर्मिंग गेट आसपास के शहरों में भी प्रसिद्ध था। यह शहर वह पहला स्थान भी था जहां जियाओ यान ने तियानबेई शहर से अपनी पागल यात्रा शुरू करने के बाद आराम करने के लिए रुका था। अपनी यात्रा के दौरान वह एक ही दिशा में यात्रा करते हुए गहरे पहाड़ों और छिपे हुए जंगलों में गया। उसके अनुमान के अनुसार उसे पहले ही पवन बिजली मंडप के क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए था। इसके अलावा वह इस जगह से अपरिचित था और सड़कों को नहीं जानता था। बेतरतीब ढंग से इधर उधर उड़ना कोई समाधान नहीं था, इसलिए उसने पहले उत्तरी क्षेत्र का नक्शा प्राप्त करने का विकल्प चुना। इस प्रकार वह बिना दिशा के एक घरेलू मक्खी की तरह इधर उधर नहीं उड़ेगा। इसके अलावा उसे आत्मा शुद्धि गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक औषधीय सामग्री की खोज करने के साथ साथ कुछ जानकारी के बारे में पूछताछ करने की भी आवश्यकता थी। हड्डियों से बने शहर के अंदरूनी हिस्से को मुख्य रूप से हल्के सफेद रंग से सजाया गया था। पहली नजर में ऐसा लगा कि यह पूरी तरह से हड्डियों से बना शहर है। इसे देखकर दिल में हल्की ठंडक महसूस होती है। हालांकि ठंड की वजह से शहर की चहल पहल कम नहीं हुई थी। आसमान तक पहुंचने वाली आवाजें दूर से भी साफ सुनी जा सकती। ये पहली बार था जब जियाओ यान ने कुछ दिनों तक पागलों की तरह तेज गति से यात्रा करने के बाद किसी मानव शहर में प्रवेश किया था। वह अनजाने में ही उस शोरगुल से कुछ हद तक अनभिज महसूस कर रहा था जो उसे महसूस हो रहा था। तुरंत उसने अपना सिर हिलाया और शहर में चला गया। उत्तरी क्षेत्र का नक्शा बहुत दुर्लभ वस्तु नहीं माना जाता। जियाओ यान ने मैपकोर्ट नामक एक मैप शॉप को खोजने से पहले बहुत प्रयास नहीं किया। उसने उसमें प्रवेश किया, वहां ढेर सारे नक्शे देखे और थोड़ा विचलित महसूस किया। जब वह पहली बार जियामा साम्राज्य में हाई बोरोंग से मिला था तो उसने मैप शॉप से शुद्धिकरण राक्षसी लोट्स फ्लेम का दूसरा नक्शा टुकड़ा प्राप्त किया था। शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला को कहानी में पहले स्वच्छ कमल दानव ज्वाला कहा गया है। जियाओ यान ने बेबस होकर आह भरी जब उसने शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लौ के बारे में सोचा। जब से उसने तीसरा नक्शा टुकड़ा प्राप्त किया था तब से वह चौथे नक्शे के टुकड़े को पाने के लिए भाग्यशाली नहीं था, जिससे उसे बहुत पछतावा हुआ। शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लौ स्वर्गीय लौ रैंकिंग में तीसरे स्थान पर थी। यहाँ तक कि याओ लाओ ने भी केवल इसका नाम सुना था और इसका रूप कभी नहीं देखा था। इसलिए कोई भी बता सकता था कि यह चीज कितनी रहस्यमयी और शक्तिशाली थी। अगर जियाओ यान इसे सफलतापूर्वक निगल लेता तो उसकी ताकत पागलों की तरह बढ़ जाती। दुर्भाग्य से जियाओ यान ने अपने दिल की उदासी को दबा लिया। वह धीरे धीरे दुकान में चला गया। दुकान में एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन वह कोई विशेष नहीं था। उसके चेहरे पर वह चतुराई थी जो एक व्यापारी में होनी चाहिए। जियाओ यान ने उस पर नजर डाली। इस बूढ़े आदमी की ताकत अभी अभी डूशी की कक्षा तक पहुंची थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी प्रशिक्षण प्रतिभा वास्तव में नगण्य थी।